देखिए, आमतौर पर ना जब हम किसी बीमारी या किसी मेडिकल डायग्नोसिस के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में बस वही फीवर, पेन या ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट्स आती हैं। सब कुछ बहुत ही विजिबल होता है। हाँ, मतलब एकदम सामने दिखता है। बिल्कुल। एक टूटी हुई हड्डी का एक्सरे देखा और तुरंत समझ आ गया कि हाँ, तकलीफ यहाँ पे है। डॉक्टर के पास गए, दवाई ली और ठीक हो गए। लेकिन सोचिए, अगर मैं कहूँ कि एक और तरह की बीमारी होती है जो बिल्कुल भी विजिबल नहीं होती। जो एक्सरे में नहीं आती, सही कहा। एक ऐसी स्थिति जहां इंसान अपने अंदरूनी भूकंप और अपने सबसे गहरे दुखों को बड़ी ही सफाई से अलग अलग नकाब के पीछे छुपा लेता है। एक ऐसा दुख जिसका सच में कोई एक्सरे नहीं निकाल सकता। और यहाँ पर मामला ना सच में बहुत गहरा और थोड़ा उलझा हुआ हो जाता है। क्योंकि ये जो नकाब है, ये पर्सनालिटी मास्क्स इतने आम और नेचुरल लगते हैं कि हम या वो इंसान खुद भी इन्हें बीमारी या तकलीफ समझते ही नहीं है। वही तो। हमें लगता है कि बस यही इनका नेचर है। एग्जैक्टली। हम इन्हें बस एक इंसान का स्वभाव मान लेते हैं। हमें लगता है कि सामने वाला बस ऐसा ही है, कोई थोड़ा गुस्से वाला है या कोई बहुत ज़्यादा एम्बिशियस है। पर उन नेचुरल लगने वाले स्वभाव के पीछे ना पूरा एक आर्किटेक्चर होता है, एक बुनियादी संरचना होती है दुख की। वही तो आज की हमारी इस गहरी चर्चा का मुख्य विषय है। इस डीप डाइव में हम अपने स्रोतों के आधार पर द 3 क्राउन्स यानी आर्किटेक्चर ऑफ द होम्योपैथिक सोल पर बात करने वाले हैं। और ये बहुत ही फैसिनेटिंग टॉपिक है ना। यहाँ हम होम्योपैथी को किसी सर्दी खांसी या एसिडिटी की मीठी गोलियों वाले नजरिए से नहीं देख रहे हैं। हम इसे इंसानी दिमाग और साइकोलॉजी के एक मास्टर क्लास की तरह देख रहे हैं। बिल्कुल। तो आज हम 3 मुख्य साइकोलॉजिकल प्रोफाइल्स को समझेंगे। ऑर्जेंटम यानी सिल्वर, ऑरम यानी गोल्ड और प्लैटिना यानी प्लैटिनम। पर शुरुआत करने से पहले मुझे एक बात समझनी है। ये आर्किटेक्चर ऑफ सफरिंग आखिर है क्या? मतलब एक अमीर बिजनेसमैन या एक नॉर्मल कॉलेज स्टूडेंट इससे कैसे जुड़ा हो सकता है? इसे समझने के लिए हमें पहले ये देखना होगा कि होम्योपैथी ना दिमाग और शरीर को अलग अलग नहीं देखती। मैं बताती हूँ कैसे। अच्छा। जब किसी इंसान के अंदर एक गहरा इमोशनल घाव होता है, जैसे कि डर हो गया, अपमान या अकेलेपन का घाव, तो उसकी पूरी पर्सनालिटी उस घाव को छुपाने और उससे बचने के आसपास डिजाइन हो जाती है। मतलब एक डिफेंस सिस्टम बन जाता है। हाँ, बिल्कुल। यही बचाव का तरीका ही उनका इनविजिबल क्राउन या अदृश्य मुकुट बन जाता है। होम्योपैथी का मानना है कि नेचर में मौजूद तत्व जैसे कि धातु या मेटल्स इन्हीं इंसानी स्थितियों की फिजिकल कॉपी होते हैं। ओके। तो जब हम इन 3 मेटल्स की साइकोलॉजिकल प्रोफाइल को समझते हैं तो असल में हम अपने आसपास के लोगों के सबसे गहरे डर को डिकोड कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा। तो कहाँ से शुरू करें फिर? कोई ऐसा उदाहरण जो हम लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं, क्योंकि डर तो देखिए सबको लगता है। तो चलिए सबसे पहले उस मानसिक स्थिति को पकड़ते हैं जहां डर इतना हावी होता है कि इंसान का दिमाग असलियत से भी कई गुना तेज दौड़ने लगता है। इसे होम्योपैथी में आर्जेंटम नाइट्रिकम की प्रोफाइल कहा जाता है। आर्जेंटम यानी सिल्वर? हाँ, आसान शब्दों में कहूँ तो ये वो स्टेट है जहां नर्वस सिस्टम पूरी तरह से ओवरलोडेड है। एक ऐसी स्थिति जहां लगातार महसूस होता है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है, जबकि आसपास सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा होता है। अरे वाह, मेरे दिमाग में ना इसकी एक बहुत ही क्लियर इमेज बन रही है। अगर मैं इसकी तुलना आज के डिजिटल जमाने से करूं तो ये बिल्कुल एक ऐसे स्मार्टफोन की तरह है जिसमें एक ही वक्त पर 100 अलग अलग ब्राउजर टैब्स खोले हुए हैं। बहुत सटीक एग्जाम्पल है ये। है ना? एप्स बैकग्राउंड में चल रहे हैं, फोन की बैटरी तेजी से खत्म हो रही है और वो फोन लगातार बिना रुके वाइब्रेट कर रहा है। उसकी प्रोसेसिंग पावर पूरी तरह जैम हो चुकी है। क्या ऐसे लोगों का दिमाग भी इसी तरह कॉन्स्टेंटली वाइब्रेट करता रहता है? ये स्मार्टफोन वाली एनालॉजी सच में परफेक्ट है। उनके अंदर लगातार एक वाइब्रेशन चल रही होती है और इसका मूल कारण है उनका एंटिसिपेटरी कोलैप्स। एंटिसिपेटरी कोलैप्स मतलब वक्त से पहले डर जाना। बिल्कुल, किसी चीज के टूटने या बर्बाद होने का पहले से डर। इन्हें भविष्य का डर लगातार खाता रहता है। जैसे अगर मैं स्टेज पर गया और सब भूल गया तो क्या होगा? या फिर अगर ट्रैफिक जैम हो गया और मैं इंटरव्यू के लिए नहीं पहुंच पाया तो? हाँ, वही। इनका दिमाग हर पल एक इमेजिनेशन ऑफ डिजास्टर क्रिएट कर रहा होता है। एक ऐसी मुसीबत की कल्पना जो अभी तक आई ही नहीं है, पर उनके लिए वो बिल्कुल सच्ची और उस वक्त उनके सामने खड़ी होती है।
रुकिए, यहाँ मुझे थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जो हमेशा आगे का सोचते हैं, पर वो बाहर से तो कई बार बहुत ही मजाकिया, हाईली सोशल और एकदम कॉन्फिडेंट लगते हैं। पार्टी की जान होते हैं वो लोग। सही कहा, बाहर से तो वो ऐसे ही लगते हैं। तो क्या उनका ये बाहरी स्वभाव, उनकी ये हंसी मजाक की आदत, उनका असली आत्मविश्वास नहीं है? क्या ये सिर्फ एक कवर अप है? और अगर हाँ, तो लोग इसे पहचान क्यों नहीं पाते? देखिए, यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यही है कि वो असली आत्मविश्वास होता ही नहीं है। आर्जेंटम प्रोफाइल का कोर वूंड, यानी उनका सबसे गहरा घाव, पब्लिक फेलियर और अपने मानसिक संतुलन पर से कंट्रोल खो देने का डर है। कंट्रोल खो देने का डर। हाँ, इनके अंदर एक लगातार चलने वाली घबराहट होती है कि अगर मेरा कंट्रोल छूट गया तो दुनिया देख लेगी कि मैं अंदर से कितना डरा हुआ हूं। इसलिए वो बात बात पर मजाक करते हैं, जल्दी जल्दी बोलते हैं और लोगों के साथ घुले मिले रहते हैं। ओह, आई सी। तो ये एक्सट्रोवर्ट होना उनका नेचर नहीं है, उनका डिफेंस मैकेनिज्म है। एग्जैक्टली। वो अकेले शांत नहीं बैठ सकते, क्योंकि शांत बैठते ही ना उन्हें अपने ही दिमाग की डरावनी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। बाप रे। तो इसका मतलब उनका दिमाग उन्हें आराम ही नहीं करने दे रहा। और हमारे स्रोतों के हिसाब से इस लगातार चलने वाले फियर इंजन का असर सिर्फ उनकी सोच पर नहीं पड़ता, बल्कि उनके शरीर पर भी दिखता है। फिजिकल सिम्टम्स भी होते हैं। हाँ, जैसे किसी इंपॉर्टेंट एग्जाम या मीटिंग से ठीक पहले अचानक डायरिया होना या पेट खराब हो जाना। यहाँ तक कि जब इन्हें एंग्जाइटी होती है तो इन्हें मीठा खाने की बहुत ज्यादा इच्छा होती है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा सिम्टम है। ये स्वीट्स क्रेविंग इतनी स्ट्रांग क्यों होती हैं? इसका उस फियर और कंट्रोल से क्या लेना देना है? इसके पीछे ना पूरा एक फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म है। देखिए, जब आपका दिमाग 100 ब्राउजर टैब्स खोलकर बैठा है और लगातार काल्पनिक डर से लड़ रहा है, तो उसे बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। राइट, दिमाग की बैटरी ड्रेन हो रही है। बिल्कुल। और दिमाग का मुख्य फ्यूल क्या है? ग्लूकोज। इसलिए जब घबराहट पीक पर होती है तो बॉडी तुरंत और इजीली अवेलेबल एनर्जी मांगती है, जो कि मीठा यानी शुगर से आसानी से मिलती है। ओह वाओ। तो ये सिर्फ मीठा खाने की आदत नहीं है, ये एक ओवरलोडेड इलेक्ट्रिक वायर की तरह वाइब्रेट करते हुए दिमाग को शांत करने की और उसे चलाते रखने की एक बहुत ही डेस्परेट कोशिश है। ये तो एकदम क्लियर सेंस मेक करता है। लेकिन उनका डर सिर्फ एंजाइटी अटैक्स या पेट खराब होने तक सीमित नहीं रहता ना। मुझे याद आ रहा है कि स्रोतों में था कि ये लोग फिजिकल हाइट से, जैसे ऊंची इमारतों या पुल से भी बहुत डरते हैं। हाँ, हाइट्स और एस्केलेटर से उन्हें बहुत डर लगता है। एस्केलेटर्स पर चढ़ने में इनके हाथ पैर कांपते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हाइट, ब्रिजेस और एस्केलेटर्स ना ऐसी जगह है जहां इंसान का फिजिकल कंट्रोल मिनिमम हो जाता है। अगर आप एक पुल पर खड़े हैं तो आप वहां से आसानी से भाग नहीं सकते ना। सही बात है, आप फंस जाते हैं वहां। और सबसे बड़ी बात, ऊंचाई पर खड़े होकर उन्हें ये डर नहीं लगता कि वो गिर जाएंगे। तो किस बात का डर लगता है? उन्हें डर ये लगता है कि क्या होगा अगर मेरा खुद पर से कंट्रोल छूट गया और मैंने खुद ही छलांग लगा दी तो। ओह माय गॉड, ये तो बहुत डार्क है। हाँ, ये अपने ही आवेग, अपने ही इम्पल्सेस से डरते हैं। उन्हें अपने आप पर ही भरोसा नहीं होता। समझ गया। अगर मैं इसे रिलेशनशिप्स के नज़रिए से देखूं तो ये लोग ज़रूर अपने पार्टनर्स के लिए थोड़े डिमांडिंग होते होंगे, क्योंकि अगर किसी को खुद पर भरोसा नहीं है तो वो लगातार बाहर से रीअश्योरेंस मांगेगा ही। एकदम सही। इन्हें रिलेशनशिप्स में लगातार अटेंशन चाहिए होता है। उन्हें बार बार तसल्ली चाहिए होती होगी कि तुम मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे ना, या सब ठीक तो है ना हमारे बीच। हाँ, अगर इनके मैसेजेस का रिप्लाई थोड़ी देर से आए ना तो इनका दिमाग पूरी एक डिजास्टर स्क्रिप्ट लिख लेता है। एक लाइन में इनकी मानसिकता को अगर समझा जाए तो वो ये है कि मेरा माइंड मुझे भगा रहा है और मैं रुक नहीं सकता। सोचिए, एक मॉडर्न प्रोफेशनल जो दिन में 500 बार अपना फोन चेक करता है, जो अगले हफ्ते होने वाली मीटिंग के डर से आज रात सो नहीं पा रहा है, वो फिजिकली वर्तमान में खड़ा है पर मेंटली वो हमेशा आने वाले वक्त की परेशानियों से लड़ रहा है। ये सच में बहुत ही एग्जॉस्टिंग स्टेट है किसी के लिए भी। वाकई। पर चलिए यहां से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगर आर्जेंटम का इंजन फ्यूचर की एंग्जाइटी है, तो ऐसे लोग भी तो होते हैं जिन्हें फ्यूचर से डर नहीं लगता। जो लोग बड़े से बड़ा बोझ बड़ी आसानी से उठा लेते हैं, जिन्हें दुनिया बहुत हाईली सक्सेसफुल मानती है। यहाँ से हमारा दूसरा क्राउन आता है। बिल्कुल। यहाँ एंट्री होती है हमारे दूसरे क्राउन ऑरम मेटालिकम यानी गोल्ड की। इस प्रोफाइल के लोग पहले वाले से बिल्कुल अलग लगते हैं। इन्हें देखकर लगता है कि
इन्होंने लाइफ में सब कुछ पा लिया है। सोने की यानी गोल्ड की दुनिया ही एकदम अलग होती है। ऑरम प्रोफाइल की पूरी साइकोलॉजी ना 4 स्तंभों पर टिकी होती है। ड्यूटी यानी फर्ज, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अचीवमेंट और ऑनर यानी सम्मान। ओके, फर्ज और सम्मान। हाँ, इनके लिए ये 4 शब्द सिर्फ आदर्श नहीं है, ये इनके वजूद के सबसे जरूरी हिस्से हैं। एक ऑरम इंसान अपने फर्ज को अपनी पूरी आइडेंटिटी मान लेता है, पर जब जिंदगी इन स्तंभों को तोड़ देती है या इन्हें लगता है कि ये अपने फर्ज में चूक गए हैं, तो इनका असली घाव सामने आता है। तो उनका कोर वुंड क्या होता है इसमें? उन्हें लगता है आई फेल्ड एग्जिस्टेंस इटसेल्फ, यानी मैंने अपने होने का मकसद ही खो दिया, अब मेरी कोई वैल्यू नहीं रही। रुकिए, मुझे इस बात पर थोड़ा डाउट है। मेरे दिमाग में एक छवि बन रही है एक बहुत ही सक्सेसफुल कंपनी के सीईओ की या किसी ऐसे पिता की जो अपने परिवार के लिए सब कुछ करता है। हाँ, टिपिकल ऑरम टाइप्स हैं ये। ये लोग आमतौर पर बहुत वर्कहॉलिक होते हैं, दिन रात काम करते हैं। इनकी सक्सेस इतनी चमकती हुई होती है कि हर कोई इनके जैसा बनना चाहता है। तो क्या इनकी इस बेहद चमकती हुई सफलता के पीछे, इनके उस रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले मास्क के पीछे कोई ऐसा दुख छुपा है जिसे हम देख ही नहीं पाते? क्या सक्सेसफुल होना बीमारी है? देखिए, सक्सेसफुल होना बीमारी नहीं है, पर सक्सेस को अपने वजूद की आखिरी शर्त मान लेना, वो तकलीफदेह है। यहाँ जिसे हम वर्कहॉलिक होना कहते हैं ना, वो असल में साइलेंट डिप्रेशन को छुपाने का एक तरीका हो सकता है। साइलेंट डिप्रेशन? हाँ, इन लोगों के पास आराम करने का कोई ऑप्शन नहीं होता। अगर ये थोड़ी देर आराम भी करते हैं तो इन्हें एक अजीब सा गिल्ट महसूस होता है, एक आत्मग्लानि होती है कि मैं अपना वक्त बर्बाद कर रहा हूँ, मेरी जिम्मेदारियां मेरा इंतजार कर रही हैं। मतलब इनके लिए ड्यूटी का बोझ इतना बड़ा है कि ये उसके बिना जीना जानते ही नहीं। और अगर किसी वजह से इनका बिजनेस डूब जाए या ये अपने परिवार की उम्मीदों पर खरे ना उतर पाएं, तो हमारे सोर्सेस कहते हैं कि इनके अंदर सुसाइडल थॉट्स आने लगते हैं। ये बिल्कुल सटीक बात है। पर क्या ये उनकी किसी कमजोरी की वजह से होता है या किसी डर की वजह से? नहीं नहीं, ये डर या कमजोरी बिल्कुल नहीं है। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि आर्जेंटम की तरह ना ये लोग पैनिक ही नहीं होते। तो फिर ये थॉट्स आते क्यों हैं? जब इनके अंदर ये एक्सट्रीम थॉट्स आते हैं तो वो किसी पैनिक या डेस्परेशन में नहीं आते, बल्कि एक डीप डिसअपॉइंटमेंट, एक बेहद गहरी निराशा की वजह से आते हैं। इसे होम्योपैथी में कोलैप्स डिग्निटी या टूटा हुआ आत्मसम्मान कहा गया है। कोलैप्स डिग्निटी। ओ, उन्हें लगता है कि जब मेरा फर्ज ही पूरा नहीं हुआ, जब मैं अपनी जिम्मेदारी निभा ही नहीं पाया, तो अब मेरे यहाँ होने का कोई मतलब ही नहीं बचा। वो गुस्से या डर से जिंदगी खत्म नहीं करना चाहते, बल्कि एक बहुत ही ठंडे और लॉजिकल कंक्लूजन की तरह उसके बारे में सोचते हैं। ये कितना ज्यादा गहरा और दर्दनाक है। वो जिंदगी से इसलिए निराश होते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी ही नजरों में अपने आदर्शों को खो दिया है, और शायद इसलिए स्रोतों में ये साफ लिखा है कि ये लोग ड्रामेटिक तरीके से रोते नहीं हैं। हाँ, वो दिखावा नहीं करते। ये दूसरों के सामने चिल्ला चिल्लाकर अपना दुख नहीं जताते हैं। बिल्कुल। सोने की खासियत ही ना उसका भारीपन है, उसकी हैवीनेस है। एक औरम इंसान अपने दुख को अकेले ही सहता है। वो कमरे का दरवाजा बंद करके अकेले में रोएगा, पर बाहर आकर फिर से सूट पहनकर काम पर निकल जाएगा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। माय गॉड। रिलेशनशिप्स में भी ये बहुत लॉयल होते हैं, पर इनके पार्टनर्स को हमेशा इनके आसपास एक भारीपन, एक इमोशनल बोझ महसूस होता रहता है, क्योंकि औरम को लगता है कि हर किसी की भलाई का ठेका उन्हीं के कंधों पर है। इनके लिए प्यार भी ड्यूटी बन जाता है, एंजॉयमेंट नहीं। अगर मैं इसका एक विजुअल सोचूं ना, तो ये किसी ओवरवर्क्ड मॉडर्न इंसान की ऐसी छवि है जो रात को अकेले एक बड़े से चमकते हुए ऑफिस में बैठा है, पूरी दुनिया को मैनेज कर रहा है, पर अंदर से पूरी तरह खाली और अकेला हो चुका है। ये छवि बिल्कुल एकदम ठीक बैठती है औरम पर। उसकी डिग्निटी और सम्मान तो वैसा ही है, पर उसका अंदरूनी महल पूरी तरह टूट चुका है, और वो उस मलबे का बोझ अकेले उठाए हुए है। सही कहा। यही औरम की तकलीफ की बुनियादी संरचना है। उनका मुकुट सोने का जरूर है, उसमें चमक बहुत है, पर उसका बोझ इतना ज्यादा है कि वो उस इंसान को ही अंदर धंसा रहा है। पर क्या कोई ऐसा नहीं है जो इस बोझ को लेने से सीधा इनकार कर दे, जिसने औरम की तरह दुनिया का बोझ अपने कांधों पर उठाने की जगह दुनिया को ही खुद से दूर कर दिया हो? यहाँ से हमारा तीसरा क्राउन शुरू होता है। हाँ, क्योंकि अब हम आते हैं तीसरे क्राउन पर, प्लैटिना यानी प्लैटिनम। ये तीसरी प्रोफाइल पूरी तरह से अलग लगती है, और सच कहूं तो थोड़ी कंट्रोवर्शियल भी।
प्लैटिना का तरीका वाकई बाकियों से एकदम उलट है। जहां ऑरम दुनिया को बचाकर अपना आत्मसम्मान बनाता है, वहीं प्लैटिना अपनी आत्मरक्षा के लिए दुनिया को ही खुद से छोटा और इंफीरियर साबित कर देती है। मतलब सेल्फ डिफेंस का एक नया तरीका। एग्जैक्टली यहाँ सेल्फ डिफेंस का मैकेनिज्म सुपीरियरिटी और ईगो है। अपने आप को सबसे ऊपर रखना और बाकी दुनिया को एकदम ठिकरा देना। मुझे इसकी तुलना एक ग्लास पेंट हाउस से करनी है। अगर हम एक मॉडर्न जमाने का उदाहरण लें तो प्लैटिना उस इंसान की तरह है जो किसी शहर की सबसे ऊंची शीशे की इमारत के टॉप फ्लोर यानी पेंट हाउस में रहता है। जहां से व्यू बहुत अच्छा होता है। हाँ, वहां से व्यू तो बहुत शानदार है। वो पूरे शहर को नीचे देखता है, पर असल में वो पेंट हाउस अंदर से पूरी तरह खाली और अकेला है। वो इंसान शहर की भीड़-भाड़ और आम लोगों से पूरी तरह डिस्कनेक्टेड हो चुका है। ये एनोलॉजी बहुत परफेक्टली काम करती है यहाँ। पर मेरा सवाल ये है, क्या ऐसे लोग सिर्फ अहंकारी या नार्सिसिस्ट नहीं होते? हमें तो यही लगता है कि इनका ईगो बहुत बड़ा है और इन्हें दूसरों की परवाह नहीं है। देखिए, यही तो होम्योपैथी के इस नज़रिए की खूबसूरती है कि यह उस अहंकार को एक बीमारी, एक घाव के रूप में दिखता है। अच्छा, घाव के रूप में? हाँ, अगर हम ध्यान से सोचें तो प्लैटिना का जो कॉन्फिडेंस और एरोगेंस दुनिया को दिखता है, वो असल में कॉन्फिडेंस है ही नहीं। इसे साइकोलॉजी की भाषा में साइकोलॉजिकल एलिवेशन कहते हैं। तो इनका डर क्या होता है, इनका कोर वुंड? इनका कोर वुंड यानी सबसे गहरा डर है ह्यूमिलिएशन, यानी अपमान और इमोशनल वल्नरेबिलिटी। इन्हें ना इतनी ज्यादा डीपली चोट लगने का डर होता है कि उस चोट से बचने के लिए ये खुद को एक पेडिस्टल पर, एक बहुत ऊंची जगह पर रख लेते हैं। ओह, आई सी। इनका सबकॉन्शियस माइंड इनसे कहता है कि अगर मैं सबसे ऊपर रहूंगा तो कोई मुझे वहां तक आकर दर्द नहीं दे पाएगा। यानी इनका बेसलाइन कॉन्फिडेंस नहीं बल्कि सेल्फ प्रोटेक्शन है। उन्हें लगता है मैं अलग हूं और तुम मेरे लेवल के नहीं। बिल्कुल। हमारे सोर्सेज में ये बड़ा साफ लिखा है कि ये लोग आम चीजों को वल्गर, चीप या छोटा समझते हैं। थोड़ी सी भी डिसरिस्पेक्ट इन्हें अंदर से तोड़ देती है। हाँ, बहुत जल्दी ऑफेंड हो जाते हैं। अगर इन्हें किसी पार्टी में इंपॉर्टेंस ना मिले या कोई इनकी आदत को पॉइंट आउट कर दे तो ये बहुत जल्दी बुरा मान जाते हैं। और इसी वजह से इनकी बॉडी लैंग्वेज भी आम लोगों जैसी नहीं होती। इनके बैठने का तरीका, बात करने का अंदाज, सब में एक रॉयल्टी और ग्रैंडनेस होती है। लेकिन इसका एक नेगेटिव असर इनके रिश्तों पर बहुत गहरा पड़ता है। वो कैसे? इन्हें दोस्ती या रिलेशनशिप में बराबरी पसंद नहीं आती। इनकी सेक्सुअलिटी में भी ना प्राइड और कंट्रोल का मिक्स होता है। यहाँ तक कि इनके लिए प्यार कोई म्यूचुअल अफेक्शन नहीं बल्कि एक हायरार्की बन जाता है, जहाँ एक व्यक्ति मालिक होता है और दूसरा सबऑर्डिनेट। मतलब इन्हें अफेक्शन से ज्यादा, स्नेह से ज्यादा इस बात की जरूरत होती है कि लोग इनकी पूजा करें। उन्हें पार्टनर नहीं, फॉलोअर्स चाहिए होते हैं। सही कहा, फॉलोअर्स चाहिए होते हैं। अगर इसका उदाहरण सोचें तो कोई ऐसी हाई प्रोफाइल सेलिब्रिटी या बड़ी हस्ती जो अपने किसी भी असिस्टेंट या दोस्त को खुद के बराबर आने ही ना दे, जो हर किसी को दूर रखे ताकि कोई उसका असली दर्द ना देख पाए। उसने आइसोलेशन यानी अकेलेपन को ही अपना मुकुट बना लिया है। और वही अकेलापन ना उनका सबसे बड़ा श्राप बन जाता है। प्लैटिनम ऊंचाई पर खड़ी तो है, पर वहां अकेले होने का दुख उसके उस मजबूत और अनटचेबल नकाब के पीछे घूट रहा होता है। उसने खुद को इतना ऊपर उठा लिया है कि अब उस पेंट हाउस से नीचे उतरने में उसे शर्म आती है। तो हमने यहाँ 3 बिल्कुल ही अलग साइकोलॉजिकल मास्क्स देखे, और सच कहूं तो ये तीनों ही रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे आसपास घूमते लोग हैं। अगर हम इन तीनों को एक साथ रखकर समराइज करें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। चलिए इसको सिंथेसाइज करते हैं एक बार। सबसे पहले आर्जेंटम यानी सिल्वर। इनका इनर इंजन क्या है? एंग्जाइटी। और सबसे बड़ा डर? लूजिंग कंट्रोल, जिसके कारण वो लगातार पैनिक और ओवर एक्टिविटी में जीते हैं। और दूसरा था ऑरम। हाँ, दूसरा है ऑरम यानी गोल्ड। इनका इनर इंजन है ड्यूटी एंड वर्थ। और सबसे बड़ा डर है फेलियर ऑफ पर्पस, जिसकी वजह से वो एक ऐसी दुनिया में जीते हैं जहां फर्ज पूरा ना होने पर वो साइलेंट डिप्रेशन में डूब जाते हैं। और आखिर में प्लैटिना। और प्लैटिना, जिसका इंजन है सुपीरियरिटी और सबसे बड़ा डर है ह्यूमिलिएशन। और इसी डर को छुपाने के लिए वो पूरी दुनिया से खुद को काट कर बस अपने ईगो के नकाब में जीते हैं।
ये सब सुनने में किसी सस्पेंस नॉवल या साइकोलॉजी की टेक्स्ट बुक जैसा लग रहा है, पर यहाँ मेरे दिमाग में सबसे जरूरी सवाल आ रहा है जिसका जवाब मैं जानना चाहता हूँ। पूछिए पूछिए। इन तीनों मानसिक स्थितियों का मेटल से सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम से आखिर क्या डायरेक्ट कनेक्शन है? होम्योपैथी में इन धातुओं का इस्तेमाल क्या इन्हीं बीमारियों को ठीक करने के लिए होता है? इसका मैकेनिज्म काम कैसे करता है? ये होम्योपैथी का ना सबसे बुनियादी नियम है। इसे कहते हैं सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर, यानी लाइक क्योर्स लाइक, समान समान को ठीक करता है। ओके, थोड़ा और समझाइए। होम्योपैथी का मानना है कि इन मेटल्स के अंदर वही एनर्जी पैटर्न होता है जो इन इंसानों के दिमाग में होता है। अगर कोई औरम के दुख यानी साइलेंट डिप्रेशन में फंसा है, तो उसके शरीर में जब होम्योपैथिक फॉर्म में गोल्ड की एक बहुत ही माइक्रो डोज जाती है, तो वो दिमाग को और बॉडी के इम्यून सिस्टम को एक सिग्नल देती है। एक आईना दिखाती है मतलब? एग्जैक्टली। शरीर अपनी ही बीमारी की छवि देखकर उस स्टक पैटर्न को ब्रेक कर देता है और इंसान उस मानसिक बोझ से बाहर आने लगता है। ये वाकई कमाल का कॉन्सेप्ट है। यानी दवा सिर्फ बीमारी को दबा नहीं रही, वो आपके माइंड को जागरूक कर रही कि देखो तुम किस स्थिति में फंसे हुए हो और अब यहाँ से निकलो। बिल्कुल सही समझे आप। इस पूरी चर्चा से एक बात बिल्कुल क्लियर है कि इंसानी तकलीफ को देखने का ये नजरिया हमें पूरी तरह नया लगता है। हम जिन्हें आदत का नाम देकर उनके साथ जीना सीख लेते हैं, असल में वो एक आवाज है जो ठीक होने की मांग कर रही है। और यही वजह है कि जब तक इंसान का अंदरूनी भूकंप, उसकी वो कोर वूंड ठीक नहीं होती, तब तक उसके शरीर की बीमारियां जैसे आर्जेंटम का पेट खराब होना या औरम का हार्ट और ब्लड प्रेशर इशू हमेशा के लिए शांत नहीं हो सकते। इस गहरी चर्चा को समेटते हुए मेरे दिमाग में एक बहुत ही गहरा विचार आ रहा है जिसे मैं सुनने वालों के लिए भी सोचने के लिए छोड़ना चाहता हूँ। अगर हम मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी उनकी भौतिक खासियतों को ध्यान से देखें, तो सिल्वर बिजली और गर्मी को सबसे तेजी से कंडक्ट करता है। उसकी स्पीड और उसकी कंडक्टिविटी आर्जेंटम के ओवरलोडेड और वाइब्रेट करते हुए नर्वस सिस्टम से कितनी मिलती जुलती है ना? वही तो, आपने बहुत सही पॉइंट पकड़ा। और वहीं अगर गोल्ड की बात करें, तो सोने का भारीपन, उसकी डेंसिटी और हेवीनेस उस बोझ को दर्शाती है जो औरम के फर्श और टूटे हुए सम्मान के नीचे दबा होता है। एकदम मिरर इमेज। और दूसरी तरफ प्लैटिनम है। ये एक दुर्लभ रेयर मेटल है जो बाकी रसायनों के साथ आसानी से रिएक्ट नहीं करता, एकदम अनरिएक्टिव होता है। ये प्लैटिना प्रोफाइल की आइसोलेशन और दुनिया से कट जाने की आदत का सीधा फिजिकल रूप है। एग्जैक्टली। और अगर यूनिवर्स के इन तत्वों की फिजिकल खासियत और हमारे ह्यूमन माइंड की सबसे ठोस साइकोलॉजिकल स्थिति आपस में इस तरह एक इनविजिबल धागे से जुड़े हैं, तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की ऐसी और कितनी आदतें, कितने बिहेवियर पैटर्न्स होंगे जिन्हें हमने अभी तक समझा ही नहीं है। सोचने वाली बात है। अगर इस पूरे ब्रह्मांड के मेटल्स और हमारा अंदरूनी माइंड एक दूसरे को इतना डीपली रिफ्लेक्ट करते हैं, तो क्या हम वाकई इस नेचर से उतने अलग हैं जितना हम खुद को आधुनिक शहरों में बैठकर समझते हैं? शायद बिल्कुल नहीं। ये ऐसी चर्चा है जो हमें अपनी आम जिंदगी, अपने आसपास के लोगों और खुद अपने अंदर झांकने पर मजबूर कर देती है। सच कहूं तो इस डीप डाइव ने दिमाग का एक बिल्कुल नया नजरिया खोल दिया है।